आज हम लोग वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट डिटरमाइन करने वाले हैं। इसके लिए जो मेथड काम में लिया जा रहा है वो व्रिंकल्स मेथड को अपन काम में लेंगे। इस मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो ड्रिंकिंग पर्पज़ वाटर काम में लिया जाता है, यानी कि जो पीने के पानी के फॉर्म में हम काम में लेते हैं, उस पानी के अंदर अराउंड 6 to 8 ppm ऑक्सीजन या फिर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बोल सकते हैं अपन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना नेसेसरी है। यानी कि उस पानी को हम हेल्दी वाटर बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात करें, जितने भी जो रिवर्स, पॉन्ड, यानी कि जितने भी जो अपने वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो पानी होता है बेसिकली उस पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करता है वहाँ का एक्वाटिक लाइफ। वहाँ की एक्वाटिक लाइफ जो है उस ऑक्सीजन को यूज़ करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को काम में लेती है, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ से या फिर किसी भी ऐसी डाई इंडस्ट्री हुई या फिर कोई भी डर्टी वाटर यदि उस पॉन्ड में या रिवर में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो क्या करती है, उन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के अंदर कंज्यूम हो जाती है। तो वो केमिकल जो है पानी के अंदर आया, उस केमिकल को ऑक्सीडाइज करने के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और कंज्यूम होने के कारण वहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और वो एनारोबिक कंडीशंस जो क्रिएट होती हैं उसके कारण एक्वाटिक लाइफ को वहाँ पर सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब डिज़ोल्व ऑक्सीजन उस एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पानी है यानी वाटर सैंपल है, हमने एक जैसे किसी भी पॉन्ड या किसी भी रिवर का अपन ने पानी का सैंपल अपन ने लिया और उस पानी के सैंपल के अंदर अपन लोग क्या मालूम करेंगे, हम ऑक्सीजन का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कि इस पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना है, यानी कि वो एक्वाटिक लाइफ के लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन यहाँ पर डिटरमाइन करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं कई सारी चीज़ों से आपको फेमिलियर करवा देता हूँ, जैसे कि ग्लासवेयर कौन कौन से काम में लेंगे और केमिकल कौन कौन से काम में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन केमिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल जो अपन यहाँ पर स्टार्टिंग में काम में लेंगे, जैसे हाइपो सॉल्यूशन को अपन इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम में लेंगे, यानी कि हम ब्यूरेट के अंदर इसको फिल करने वाले हैं। और जैसा कि आयोडोमेटिक टाइट्रेशन है, ये आयोडोमेटिक टाइट्रेशन में हम स्टार्च इंडिकेटर काम में लेते आ रहे हैं, तो स्टार्च इंडिकेटर को अपन काम में लेंगे, ठीक है। यानी कि ये एक तो हाइपो हो गया जो कि हमें ब्यूरेट में फिल करना है, स्टार्च एज ए इंडिकेटर काम में लेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास कुछ सपोर्टिंग केमिकल्स भी हैं। इन सपोर्टिंग केमिकल्स का यूज़ क्या होगा, बेसिकली जो वाटर सैंपल हमने लिया है, ये बीओडी बोतल के अंदर अपन ने 125 ml जो वाटर सैंपल लिया है, इस वाटर सैंपल के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन का पीपीटी बनाने के लिए हम इन केमिकल्स को काम में लेंगे। यानी कि हमारे पास क्या है, MnSO4 है, हमारे पास एक्चुअल में क्या है, अल्कलाइन आयोडीन एजाइड, यानी कि यहाँ पर अल्कलाइन आयोडीन एजाइड, इसमें 3 चीज़ें मिली हुई है। अल्कलाइन मतलब KOH इसके अंदर हमने डाला हुआ है, आयोडीन मतलब हमने इसके अंदर KI डाला हुआ है, एजाइड मतलब यहाँ पर NaN3 को हमने डाला हुआ है। तीनों का मिक्स सॉल्यूशन हमारे पास ये है, ठीक है। इसके अलावा एस्टोसो4 है, कंसनट्रेट एस्टोसो4 हमारे पास है। कंसनट्रेट एस्टोसो4 का बेसिक यूज़ होगा, ये जो पीपीटी बनेगा उसको डिज़ोल्व करने का काम जो है एस्टोसो4 का होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये केमिकल सारे काम में अपन लेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, जो वाटर सैंपल है इसके अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका पीपीटी हम बनवाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 125 ml वाटर मैंने लिया है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वाटर सैंपल आप लेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल इसकी नेक तक आपको फिल करके लेना है, ठीक है ना। उसमें इतना सा ही गैप छोड़ना है ताकि MnSO4 और अल्कलाइन आयोडीन एजाइड सॉल्यूशन वहाँ पर आ जाए। इसके पीछे बेसिक रीज़न ये होता है, यदि आप गैप कर दोगे बीच में, तो गैप करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया का जो ऑक्सीजन है वो भी इस पीपीटी के अंदर आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल वाटर सैंपल का जो ऑक्सीजन है उसका पीपीटी बनाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पानी का सैंपल ऑलरेडी लिया हुआ है, ये लेने के बाद में मैं इसमें क्या डालूंगा, MnSO4 डालूंगा। 1 ml MnSO4 मुझे लेना है, ठीक है ना। तो ये लीजिए, हमने इसमें 1 ml MnSO4 इसमें पास कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में जो है हम क्या लेंगे,
एल्कलाइन आयोडीन एजाइड 1 ml जो एल्कलाइन आयोडीन एजाइड का सोल्यूशन हमने ले लिया। ये लीजिए, एल्कलाइन आयोडीन एजाइड का सोल्यूशन हमने इसमें पास कर दिया। पास करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस बॉटल को क्लोज कर देंगे, अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, टाइट करने के बाद में अपन इसको रख देंगे नीचे की तरफ। रखने पर क्या होगा, ये पीपीटी नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए रिएक्शन किस तरीके की हुई, ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर वाटर सैंपल था हमारे पास, वाटर सैंपल के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन थी। ठीक है, हमने क्या डाला, MnSO4 डाला। MnSO4 क्या करता है एक्चुअल में, MnSO4 ये एल्कलाइन आयोडीन एजाइड भी साथ में हमने डाला है। तो एल्कलाइन आयोडीन एजाइड यानी कि एल्कलाइन आयोडीन एजाइड के अंदर जो KOH है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बनाना स्टार्ट कर देता है। किस किस के बीच में रिएक्शन हुई, MnSO4 ये वाला सैंपल और इस सैंपल के अंदर जो Ki है उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है ना, तो मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें तो वो होता है +4, और हम मैंगनीज हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे तो वो +2 है, यानी कि +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है ये। यहाँ पर Mn किस फॉर्म में, +4 की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में नीचे की तरफ बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पीपीटी बनेगा वो किसका होगा, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का। ठीक है ना, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये पीपीटी को हम सेटल डाउन होने देंगे, अराउंड हम इसको 10 to 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये पीपीटी सेटल डाउन हो जाए। ठीक है ना, अब जैसे कि हमने ऑलरेडी, ठीक है, जो पीपीटी है उसको सेटल यहाँ पर किया हुआ है। ये सैंपल अभी इसको टाइम लग जाएगा पीपीटी को सेटल डाउन होने में। तो हमने ऑलरेडी जो है इस एक्सपेरिमेंट को पहले भी परफॉर्म किया था, तो हमने क्या किया, सारा पीपीटी पहले से बनाया हुआ है। तो ये इस तरीके का पीपीटी जो है, ब्राउन कलर का पीपीटी नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये पीपीटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन था वो नीचे की तरफ अब इस पीपीटी की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब इस पीपीटी को हमें क्या करना होगा, इसके अंदर H2SO4 हम डालना स्टार्ट कर देंगे। H2SO4 इसमें क्यों डालेंगे, इसके पीछे रीज़न मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअल में H2SO4 क्या करेगा, आपके जो मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ रिएक्ट करके ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा। ठीक है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली इसके अंदर जो Ki सॉल्यूशन है, जो आपने इसके अंदर जो एल्कलाइन आयोडीन एजाइड सॉल्यूशन डाला है उसका जो Ki वाला जो पार्ट है, वो Ki सॉल्यूशन उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन लिबरेट करेगा। यानी कि आयोडीन का अमाउंट उस नेसेंट ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि हम H2SO4 डालने पर यहाँ से निकालेंगे। समझ में आ रही है बात मेरी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी पीपीटी बना हुआ है, इस पीपीटी में मैं H2SO4 डालूंगा। ठीक है, H2SO4 कब तक डालना है, जब तक कि ये डिसॉल्व ना हो जाए पीपीटी। ठीक है, तो ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये अपने आप में जो है रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन के लिबरेशन को। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के लिबरेशन को। हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्सिंग होगी इसका मतलब, और बिल्कुल आपका जो है ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, नेसेंट ऑक्सीजन बन गया है, और नेसेंट ऑक्सीजन ने H2SO4 Ki और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर देखिए आयोडीन लिबरेट कर दिया। अब यहाँ पर फाइनली इसके अंदर आयोडीन का लिबरेशन हो गया है, इसीलिए इसका कलर ब्राउन कलर का आया है। यहाँ पर जो ये कलर आया है बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, आयोडीन का बनना। आयोडीन अब रेडी है। अब देखिए यहाँ पर जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, इस आयोडीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हम यहाँ पर जो है हाइपो के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। हाइपो के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसा कि हमने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पहले भी देखा है। हाइपो के साथ जब रिएक्शन होती है, ठीक है, आयोडीन की, तो किस तरीके से यहाँ पर सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पिछली वाली टाइट्रेशन में, वही प्रोसेस अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सैंपल हमारा रेडी है, बिल्कुल वाटर सैंपल रेडी हो गया। अब इसके साथ ही हम जो है ब्यूरेट रेडी करेंगे। इसके लिए हम फनल लगाएंगे, सॉरी फनल लगा हुआ पहले से, फनल लगाएंगे। फनल लगाने के बाद में हम इसके अंदर हाइपो फिल करेंगे। नॉब देख लेंगे, नॉब अच्छे से क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हाइपो इसमें फिल कर लिया। ठीक है,
हाइपोफिल करने के बाद एक बार अपन इसका लेवल चेक कर लेंगे। कलरलेस सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली लोअर मेनिस्कस देखना है हमें। ये लीजिए, हमारी ब्यूरेट रेडी है वर्किंग के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट रेडी करने के बाद में जो कॉनिकल होगा उसमें 30 ml हम पिपेट आउट करेंगे। जो वाटर सैंपल है हमारे पास जो हमने तैयार किया है, इसमें से 30 ml हम पास करेंगे कॉनिकल के अंदर। ये लीजिए 10 ml हमने ले लिया, 3 टाइम्स लेना है। क्योंकि ये पिपेट जो है वो 10 ml की है, इसलिए 30 ml के लिए अपने को 3 टाइम्स जो है वाटर सैंपल लेना होगा। ये लीजिए, ये भी हमने पास करा दिया है। चलिए नेक्स्ट 10 ml। ठीक है, तो ये टोटल 30 ml यहाँ पे हमने पास करवा दिया है। ठीक है, यानी कि अब हमारा सॉल्यूशन रेडी है वर्किंग के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो होती हैं उनमें हम KI ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इस दौरान आपको KI की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि KI ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्या कैसे ऐड किया हुआ है, एल्कलाइन आयोडीन एजाइड। यहाँ पर आयोडाइड जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है KI को। तो KI ऑलरेडी मिक्स है, तो इसके अंदर KI ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, अब इस टाइट्रेशन को जैसे कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग करते आ रहे हैं, अब हम इसको टाइट्रेट कब तक करेंगे, जब तक कि हमें पेल येलो कलर नहीं मिल जाता। पेल येलो तक हम इसको टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। पेल येलो तक टाइट्रेशन अपन करेंगे इसकी। तो यहाँ पर जो है पेल येलो आ गया है। ठीक है, पेल येलो आने के बाद में, जैसे कि ये पेल येलो बिल्कुल लाइट येलो कलर जो है हमें मिल गया है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते ही कलर कैसा आने वाला है, यहाँ पर ब्लू ब्लैकिश टाइप का कलर मिलेगा, जो कि अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आयोडाइड स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेसिकली क्यों डाला जाता है, शार्प एंड पॉइंट के लिए, क्योंकि पेल येलो से जो कलरलेस होगा उसको आइडेंटिफाई कर पाना, उसका एग्जैक्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं। स्टार्च इंडिकेटर की 2 ड्रॉप्स हमने ऐड करी, तो ऐड करते ही आप देख सकते हैं कलर जो है ब्लू ब्लैकिश टाइप का कलर देखने को मिल रहा है। राइट, तो आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स का जो ब्लू कलर होगा, इससे जो कलरलेस आएगा, उस एंड पॉइंट को अपन एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि उस पॉइंट को एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए ही हमने यहाँ पर स्टार्च ऐड किया है। अदरवाइज स्टार्च की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट शार्प पॉइंट के लिए हमें स्टार्च ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कब तक टाइट्रेट करेंगे, जब तक कि हमें ये कलरलेस सॉल्यूशन ना मिल जाए। टाइट्रेशन करते रहेंगे जब तक कि हमें कलरलेस सॉल्यूशन नहीं मिलता, और हम हमारे पॉइंट के बिल्कुल नियर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास है। यहाँ पर एक बार इसकी रीडिंग देखेंगे, तो ये रीडिंग हमारे पास 0.8 ml पे हमें रीडिंग मिला है। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर को अपन आगे भी करेंगे, यानी कि रिपीट करेंगे इस टाइट्रेशन को। ऑलरेडी मैंने इस टाइट्रेशन को पहले से किया हुआ है। तो फर्स्ट रीडिंग जैसे कि अभी आपके सामने आया 0.8 पे आया है। इसके अलावा 2 रीडिंग मैंने ऑलरेडी पहले से करी हुई है, जिनमें दोनों बार 0.6 रीडिंग हमें मिला है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन का जो अभी कॉन्करेंट रीडिंग माना जाएगा, वो कितना माना जाएगा, 0.6 ml को कॉन्करेंट रीडिंग कंसीडर किया जाएगा।
तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर। इस टाइट्रेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ये दो सॉल्यूशन MnSO4 और एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, ये दो सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं। इनका यूज़ ऑलरेडी मैंने बताया कि ये PPT बनाने के लिए काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को प्रेसिपिटेट करवाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, यहाँ पर तीन चीज़ हैं, एल्कलाइन, आयोडीन और एजाइड। एल्कलाइन यहाँ पर एक्चुअल में KOH को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका कि मैंने यूज़ बता दिया, वो MnSO4 के साथ रिएक्ट करके एक्चुअल में क्या बनाता है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो आयोडाइड है, एक्चुअल में ये Ki है, ये आपका क्या करता है, ये Ki जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है उसके साथ मिल करके आयोडीन लिबरेशन का काम इसका होता है। अब ये जो थर्ड केमिकल है एजाइड सॉल्यूशन, यहाँ पर ये एजाइड सॉल्यूशन आपने सोचा होगा कि एजाइड का क्या रोल है। तो देखिए एजाइड क्या करता है, एक्चुअल में पानी के अंदर जो नाइट्राइट्स होते हैं, ठीक है ना, नाइट्राइट्स मतलब NO2 जो होता है, ठीक है, तो वो नाइट्राइट क्या करता है, एक्चुअल में पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, उस डिजोल्व ऑक्सीजन के कुछ अमाउंट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा ये रिएक्शन जो होता है, इससे हमारा जो एक्चुअल डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एक किसी दूसरी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें NaN3 को ऐड करते हैं, ठीक है ना। NaN3 क्या करता है, बेसिकली NO2 को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, जो नाइट्राइट्स पानी के अंदर होते हैं उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उनको डिस्ट्रॉय करने से ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा, मतलब नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन किसी दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, और जो एक्चुअल रिएक्शन जहाँ पर उसकी नीड है ये वहीं पर जा करके यूज़ में आएगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से चीज़ समझ आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज हमारे साथ जो है हमारे लैब टेक्नीशियंस जो हैं, जो पूरा लैब को संभालते हैं, गोवर्धन चावला जी जो भी आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जितने भी केमिकल्स जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितने भी केमिकल्स बने हैं, इनकी कंसंट्रेशन किस तरीके से मैनेज करनी है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन कैसे बनाने हैं, कैसे इन सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट किस पर्टिकुलर केमिकल का होगा, वो सब कुछ डिसाइड जो है गोवर्धन चावला जी करते हैं। ये एक्चुअल में पूरा कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के बाद में इन सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सारा प्रिपरेशन वाला पार्ट गोवर्धन चावला जी देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। आपने सोचा होगा कि ये सारे केमिकल्स कौन बनाता होगा, कैसे बनाता होगा, ये सारी जो लैब आपको दिखाई दे रही है ये लैब मैनेज कौन करता होगा। तो गोवर्धन जी जो है ये सारा मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बनाते हैं, और इनसे जो सॉल्यूशन बन करके आते हैं, ये जो सॉल्यूशन बना करके हमें देते हैं, उससे जो रीडिंग भी आती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को भी करने में, जब ऑफलाइन मोड में बच्चे काम करते हैं लैब में, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रीडिंग्स में कहीं कभी प्रॉब्लम नहीं आती, सॉल्यूशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जितनी पहले वाली टाइट्रेशन मैंने परफॉर्म करी है, जो कि यूट्यूब पे है, हमने जो डाली है यूट्यूब पे, उन सारी टाइट्रेशन के सॉल्यूशन के पीछे जो है गोवर्धन जी का हाथ है, उन्होंने ही सारा जो है ये प्रिपेयर किया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मिलके अच्छा लगा होगा, और आज वाली टाइट्रेशन भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद में अब हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करने से पहले हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि टाइट्रेशन के दौरान हुई थी। टाइट्रेशन से भी पहले हमने वाटर सैंपल तैयार किया था, तो वाटर सैंपल का जो प्रोसीजर था रिएक्शन के थ्रू मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हम लोगों ने MnSO4 लिया था और वाटर सैंपल के अंदर उसको हमने डाला था। MnSO4 के साथ में हमने अल्कलाइन आयोडीन एजाइड भी लिया था। अल्कलाइन मतलब KOH, यानी कि अल्कलाइन के तौर पे वहाँ पे हमने KOH को इस्तेमाल किया था, और इनकी जो रिएक्शन हुई थी बेसिकली, ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बना था, और साथ में जो है K2SO4 हमें मिला, ठीक है। अब देखिए ये मैंगनीज, अब ये जो हमारे पास मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला, इसने क्या किया, बेसिकली जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थी पानी के अंदर, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया,
इसने बनाया मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन इसने किया। यानी कि जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर था वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड यानी कि जो आपका ब्राउन कलर का जो पीपीटी था, ब्राउन कलर के पीपीटी के फॉर्म में नीचे की तरफ बैठ गया। ठीक है, अब देखिए जब पीपीटी नीचे की तरफ बैठ गया आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, हम लोगों ने उसमें क्या ऐड किया, हम लोगों ने उसमें H2SO4 ऐड किया। अब देखते हैं ये H2SO4 किस तरीके से रिएक्शन में शामिल होता है। यहाँ पर H2SO4 की जब ड्रॉप्स डाली गई तो H2SO4 ने क्या किया, MnSO4 बनाया और साथ में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हुए और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्या निकला, नेसेंट ऑक्सीजन निकला। ठीक है, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जब हमने जो 125 ml का जो बोतल लिया था, डीओ बोतल जो था, उसके अंदर जब पीपीटी आया, पीपीटी आने के बाद में हमने H2SO4 डाला और H2SO4 ने क्या किया, उस पीपीटी को क्या करवा दिया, ये जो पीपीटी था इस पीपीटी को डिज़ोल्व करवा दिया और डिज़ोल्व करवाने के बाद में वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हुआ। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है, KI के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये KI कहाँ से आया। एक्चुअल में KI मैंने जैसे कि बताया था, एल्कलाइन आयोडीन एजाइड सॉल्यूशन जो मिलाया उसमें 3 चीज़ें थी, एल्कलाइन यानी कि KOH, आयोडीन मतलब KI, ठीक है, और साथ में क्या था उसके अंदर NaN3। NaN3 का रोल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि NaN3 का एक्चुअल में क्या रोल होता है। तो देखिए इन तीनों की जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, तो फाइनली जो है यहाँ से हमें क्या मिला, K2SO4 मिला और साथ में जो है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और आयोडीन यहाँ से लिबरेट होना स्टार्ट हो गई। यानी कि कहने का मतलब फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो किस तरीके का सॉल्यूशन आया, ब्राउन कलर का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। उसका रीजन क्या है वहाँ पे, बेसिकली इस आयोडीन के कारण। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो देखिए फाइनली ये आयोडीन एक्चुअल में हम डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, हम डिटरमाइन बेसिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन कर रहे हैं, बट डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंटेंट के साथ में रिएक्शन नहीं होगी हाइपो की। हाइपो की रिएक्शन बेसिकली किसके साथ होगी, आयोडीन के साथ में। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हाइपो का फॉर्मूला है Na2S2O3। ठीक है, तो Na2S2O3 बेसिकली क्या करेगा, यानी कि हाइपो बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या चीज़ है, हाइपो। हाइपो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम टेट्रा थायोनेट का फॉर्मेशन करेगा। साथ में यहाँ से हमें मिलेगा 2NaI। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, आयोडोमेटिक टाइट्रेशन है, तो आयोडोमेटिक टाइट्रेशन के अंदर स्टार्च इंडिकेटर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के मिनिमम अमाउंट के साथ मिलके आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका कि कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन समझ आ रही है सारी। यहाँ पर देखिए ये वाली जो रिएक्शंस है, जैसे कि इसकी बात करूँ मैं, एक इसकी बात करूँ और एक मैं इसकी बात करूँ और एक इसकी बात करूँ, ये सारी रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, ये आपकी जो डीओ बोतल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोतल जो है, उसके अंदर ये सारी रिएक्शन हो रही है। और ये लास्ट वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं, ये रिएक्शन बेसिकली जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे उस दौरान ये सारी रिएक्शंस होंगी। तो कहने का मतलब ये सारी रिएक्शन जितनी भी अपन ने डिस्कस करी है सारी, ये टाइट्रेशन के अंदर अपन बात करें तो ये इनडायरेक्ट टाइप से टाइट्रेशन हो रहा है, क्योंकि बेसिकली हमें निकालना ऑक्सीजन है। हाइपो का रिएक्शन कहीं पर भी डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट बेसिकली ये जरूर डिसाइड कर रहा है कि कितना आयोडीन लिबरेट होगा, यानी कि उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आयोडीन यहाँ से लिबरेट होगा और उसी इक्विवेलेंट अमाउंट को मेजर अपन कर रहे हैं हाइपो के थ्रू।
तो मेरे ख्याल से चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, हमने क्या किया, MnSO4 काम में लिया। MnSO4 का रोल मेरे ख्याल से क्लियर यहाँ से समझ आ रहा है अच्छे से। और इसके अलावा एल्कलाइन आयोडीन एजाइड सॉल्यूशन काम में लिया। एल्कलाइन मतलब KOH, तो KOH का रोल भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि अपन बात करेंगे Ki, तो Ki का रोल भी क्लियर हो रहा है कि Ki किस तरीके से काम कर रहा है, आयोडीन लिबरेशन में हमारी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है NaN3। NaN3 का रोल अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए होता क्या है, पानी के अंदर जो NO2 होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, NO3 बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, NO3 बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो आपका NO2 माइनस जो होता है वो NO3 बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वो क्या करता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ रिएक्ट करके यानी उसे कंज्यूम करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यदि आपका NO2 माइनस इस ऑक्सीजन को यदि कंज्यूम कर लेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, तो यहाँ पर इस PPT के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट आएगा वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ पाएगा, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का कुछ पोर्शन इस तरफ चला गया। तो NaN3 का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस NO2 माइनस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि इसको कंज्यूम करवाते हैं अपन, ठीक है। इसको कंज्यूम करवा लेंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर शामिल होगा, इसीलिए हम यहाँ पर सोडियम एजाइड जो है उसको काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सोडियम एजाइड का रोल भी समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल के बाद हम प्रिंसिपल के बाद में हम लोग प्रोसीजर की बात करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं। उसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का एक बॉटल हमारे पास होता है, DO बॉटल, उसको काम में लिया जाता है। इस DO बोतल में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसकी नेक तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बोतल में देखिए क्या क्या लिया जाता है। इस बोतल के अंदर 125 ml वाटर सैंपल, ठीक है। इसके अलावा 1 ml MnSO4, राइट, और साथ में लिया जाता है 1 ml एल्कलाइन आयोडीन एजाइड सॉल्यूशन। एल्कलाइन मतलब KOH, आयोडीन Ki, और साथ में यहाँ पर एजाइड है NaN3, यानी कि इन तीनों का मिलाकर के एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन का 1 ml यहाँ पर लिया जाता है। ये सारा कुछ लेने के बाद में, ठीक है, ये सब कुछ लेने के बाद में वहाँ पर क्या बनना स्टार्ट होता है, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होता है। इस बोतल में हमें क्या दिखाई देने लगता है, PPT दिखाई देने लगता है, PPT, राइट। अब ये जो PPT बनेगा, इस PPT में हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 की ड्रॉप्स डालना स्टार्ट करते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 की ड्रॉप्स डाली जाती है, ठीक है। कंसनट्रेट H2SO4 की ड्रॉप तब तक डालते हैं जब तक कि आपका PPT कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए, ठीक है। कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद में जो हमें फाइनली ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, वो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हम टाइट्रेशन के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज़ समझ आ रही है। और ये जो ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, और इसी आयोडीन का रिएक्शन फाइनली किसके साथ होगा, इसी आयोडीन का रिएक्शन फर्दर जो है हाइपो के साथ होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही है कि किस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट के लिए हम टाइम देते हैं, एक्चुअल में जो PPT बनता है उस PPT के लिए समय दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, और सेटल होने के बाद में ही हम उसमें कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। तो इस PPT के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या करता है,
मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देता है। फिर उसको हम डिसॉल्व करवाते हैं H2SO4 में, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको रिएक्शंस के दौरान एक्सप्लेन कर दिया। तो फाइनली हमारे पास ये जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होगा, इसी सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए अपन देखते हैं कि किस तरीके से टाइट्रेशन को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है, जिसमें कि अपन ऑक्सीजन का जो पीपीटी अपन ने बनाया है, ठीक है, और फाइनली टाइट्रेशन के दौरान जो पीपीटी को डिसॉल्व करवा करके जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन रेडी किया है, उसका प्रोसीजर क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से। चलिए अब अपन टाइट्रेशन का पार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से टाइट्रेशन होगी। तो देखिए टाइट्रेशन के लिए जैसे कि आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए जैसे कि आपको मालूम है हम लोग हाइपो काम में लेते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ब्यूरेट होगा उसमें हाइपो Na2H2O3 हाइपो का सॉल्यूशन हमें लेना है। हाइपो फिल कर लेंगे अच्छे से। हाइपो फिल करने के बाद में नीचे जो कॉनिकल होगा, उस कॉनिकल में हमने क्या किया, 30 ml सैंपल वाटर, ठीक है। डीओ बॉटल जो है उसमें जो वाटर तैयार किया गया है वो वाटर हम काम में लेंगे। 30 ml डीओ वाटर बोल सकते हैं हम, यानी कि जो डीओ वाटर हमारे पास जो बॉटल में तैयार है, डिसॉल्व ऑक्सीजन वाला जो बॉटल है उसमें जो तैयार है, उस पानी को काम में लेंगे 30 ml, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पर KI ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि KI ऑलरेडी इसके अंदर है। जैसा कि हमने पिछली आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में देखा कि हम KI ऐड करते हैं, तो यहाँ पर KI ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, KI ऐड करा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 30 ml लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन करवाना स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें हाइपो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइपो ऐड करते करते सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हाइपो जब ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी ये किस कलर का है, ब्राउन कलर का है। ब्राउन से ये येलो कलर में कन्वर्ट होता है, और फिर येलो से ये किस में कन्वर्ट होता है, पेल येलो। और पेल येलो ये बताता है हमें कि यहाँ पर आपका आयोडीन जो है, आपका I2 का अमाउंट, आयोडीन का अमाउंट वो कैसा है, वो मिनिमम अमाउंट यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। और पेल येलो आने के बाद में हम लोग क्या ऐड करते हैं इसमें, स्टार्च इंडिकेटर को ऐड किया जाता है। स्टार्च की अपन 2 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, 2 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। कलर कैसा होगा, कलर होगा ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाए व्हाट्स द रीजन ऑफ ब्लू कलर, आप बता सकते हैं इजीली मेरे ख्याल से, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ये ब्लू कलर मिलता है। फिर हम क्या करवाते हैं फर्दर, इसका ये जो ब्लू कलर हमें मिलता है, इसका फर्दर हाइपो के साथ टाइट्रेशन करवाया जाता है, ठीक है। और टाइट्रेशन करवाने के बाद में हमें यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन जो है हमें फाइनली मिलता है, और ये कलरलेस सॉल्यूशन ही हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, पेल येलो वाला जो पॉइंट है वो हमारा एंड पॉइंट नहीं है, इसको एंड पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर रिफिलिंग कर देते हैं, ठीक है ना, पेल येलो आने के बाद में रिफिल करके फिर आगे का पार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से मैंने कई बार बोला कि पेल येलो के बाद में फर्दर टाइट्रेट करना है, यानी कि इसी से हमें आगे चलना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड पॉइंट हमारा कौन सा होगा, जहाँ पर हमें कलरलेस पॉइंट मिलेगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये जो टाइट्रेशन अपन ने यहाँ पर ये प्रोसीजर मैंने दिखाया है, ये कब तक करना है, जब तक कि आपको कॉन्करेंट रीडिंग नहीं मिल जाता। अब यहाँ पर देखिए हाई स्टार्च इंडिकेटर जो है वो बाद में ऐड करने के पीछे रीज़न मैंने ऑलरेडी पिछले आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी आप लोगों को बताया। शार्प एंड पॉइंट के लिए हम लोग ऐसा करते हैं
यदि आप स्टार्च पहले ऐड कर देंगे तो स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के मैक्सिमम अमाउंट के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, स्टार्च इंडिकेटर को बाद में ऐड करते हैं। और पेल येलो से कलरलेस ये भी एंड पॉइंट हो सकता है, बट स्टार्च को बेसिकली इसलिए डाला जाता है ताकि हम शार्प एंड पॉइंट को जो यहाँ से निकाल सकें। तो शार्प एंड पॉइंट के लिए हम स्टार्च को जो है यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टार्च का यूज भी यहाँ पे समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं इसकी टेबल की तरफ, ठीक है, कि जो हमारे पास टाइट्रेशन के थ्रू जो वैल्यूज़ आएंगी उनको अपन को कैसे पुट करना है और उसको फिर आगे कैलकुलेशन में कैसे काम में। प्रोसीजर के बाद में जो वैल्यूज़ हमारे पास टाइट्रेशन के दौरान निकली है उन वैल्यूज़ को हम टेबल में पुट करेंगे। जैसा कि टेबल में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल ml, कितना अपने पिपेट आउट किया है, तो हमने कितना लिया था 30 ml जो है वो हमने पिपेट आउट किया था, ठीक है। इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, यानी कि हमने ब्यूरेट जो है बिल्कुल ज़ीरो से, यानी कि जो 50 ml का ब्यूरेट है उसको हमने पूरा फिल किया था, यानी कि स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, ज़ीरो से, ठीक है। फाइनल रीडिंग जो हमें मिला, यानी कि जो हमारा एंड पॉइंट आया वो कितने पे आया था, 0.8 ml पे हमें एंड पॉइंट मिला है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली 0.8 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 ml, राइट। सेकेंड जो रीडिंग हमें मिली थी वही 30 ml के साथ में हमने टाइट्रेशन परफॉर्म करी। इनिशियल हमने 0 ही लिया था और हमें 0.6 जो है वो वैल्यू मिली थी, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइपो कंज्यूम कितना हो जाएगा, 0.6 ml, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला भी जो है उसमें भी हमें सेम रीडिंग मिली, ठीक है। तो सेम रीडिंग मिल गई, यानी कि ये कैसी रीडिंग हो गई, ये वाली, ये हमारी कॉन्करेंट रीडिंग हो गई। तो कॉन्करेंट रीडिंग में हम क्या लिख देंगे, 0.6 ml, दिस इज द कॉन्करेंट रीडिंग, राइट। इसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में काम में लेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो टेबल हमने बनाई है वो केवल एक सिंगल टेबल ही बनाई है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो हाइपो है, ठीक है, जो गिवन हाइपो है वो n/40 का ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हाइपो जो है उसका कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम है, ये स्टैंडर्ड हाइपो है, इसीलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम इसी वैल्यू को काम में लेकर के आगे का कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसीलिए सिंगल टेबल से हम काम कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम, N1V1 = N2V2, एक हिस्सा वाटर का कर लीजिए, एक हिस्सा हाइपो का कर लीजिए। जैसे ये वाला हिस्सा जो है अपन वाटर का कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाला किसका हो जाएगा, हाइपो का, राइट। कोई सा भी कर सकते हो आप, इसको वाटर का रख लीजिए या इसको हाइपो का रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए हाइपो की नॉर्मेलिटी जैसे मैंने बताया आपको n/40, और हाइपो का जो वॉल्यूम है वो कौन सा होगा, कॉन्करेंट जो आपको देखने को मिला है 0.6, ठीक है। वाटर यानी कि N2 हमें निकालना है, ठीक है, और V2 आपने कितना लिया है, 30 ml, ठीक है, 30 ml लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, N2 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, n/40, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी N2 की वैल्यू। अब इस N2 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो भी N2 का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा, यानी कि N2 का वैल्यू क्या आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ N2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस कंप्लीट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम पर लीटर में आंसर आ जाएगा। और यदि अपन इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो फाइनली हमें ppm में आंसर मिलेगा। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 4 ppm,
यानी कि जो गिवन वाटर सैंपल है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हुआ, 4 ppm हुआ। यानी कि अपन इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पज भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 to 5 ppm के आसपास होता है, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। बट ये है कि ऑक्सीजन का अमाउंट यदि ज़्यादा होता है तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि बॉयलर में अपन काम में लेते हैं पानी को, तो बॉयलर के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो। इवन जो पाइपलाइन के थ्रू पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो यदि ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके अंदर तो वो पाइपलाइन को भी कोरोड कर सकता है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होना भी क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बट क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाइपलाइन काम में लेते हैं उसको कोरोड कर सकता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और बॉयलर के अंदर भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।